इस शानदार कहानी को पूरा सुनने के लिए अभी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। सभी नए एपिसोड और अपडेट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अध्याय 31। कोई बोधिसत्व नहीं। इससे पहले की चीज़ें तो आम चीनी जड़ी बूटियां थीं जिन्हें खरीदा जा सकता था, लेकिन यश शर्मा ने आखिरी दो के बारे में कभी नहीं सुना था, पहाड़ी तत्व और जड़ की ओर वापसी। उसने चेक करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और पाया कि पारंपरिक चीनी चिकित्सा में अट्रैक्टिलोड्स को पहाड़ी तत्व भी कहा जाता है। क्या ये पहाड़ी तत्व अट्रैक्टिलोड्स है? इस सवाल को लेकर यश शर्मा ने सीधे सिस्टम से बात की। ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कोई आम जड़ी बूटियां न हों? ये सोचकर उसने सिस्टम की इन्वेंट्री से जादुई जड़ी बूटियों खंड 1 का रिकॉर्ड निकाला और उसे खोलकर देखने लगा। और बिल्कुल, उसे वो दोनों अंदर मिल गए। पहाड़ी तत्व, पहाड़ों का सार, बेहद गाढ़ा और शुद्ध, शरीर को मजबूत बनाता है और सेहत सुधारता है। जड़ की ओर वापसी, धरती और आकाश की आध्यात्मिक चमक के साथ साथ सूरज और चांद के सार को सोखती है। यह नसों और हड्डियों को मजबूत कर सकती है और शरीर की नींव को पुख्ता कर सकती है। यश शर्मा के पास ये दोनों तरह की जादुई घास बिल्कुल नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह अभी पेयवान काढ़ा बनाने के काबिल नहीं था। सिस्टम, क्या मेरे लिए पहाड़ी तत्व और जड़ की ओर वापसी हासिल करने का कोई तरीका है? एक्सचेंज, मैं एक्सचेंज कैसे करूं? रिवॉर्ड पॉइंट, मैं उन्हें कहां एक्सचेंज करूं? औषधालय। ये सुनकर यश शर्मा ने सिस्टम पैनल खोला और पन्ने पलटने लगा। उसने देखा कि कई पैनल धुंधले थे, शायद इसलिए क्योंकि उसके लेवल की वजह से उन्हें खोला नहीं जा सकता था, और औषधालय भी उन्हीं में से एक था। क्या मेरा लेवल अभी इतना ऊंचा नहीं है? रिंग रिंग बज। यश शर्मा जब हैरान होकर सिस्टम पैनल को घूर रहा था, तभी उसका फ़ोन बज उठा। माँ, क्या बात है? तुम्हारी विमला मौसी की तबीयत काफ़ी सुधर गई है। कल रात वो बड़ी मुश्किल से मिलने वाली एक सुकून भरी नींद सो पाईं और उन्होंने अभी मुझे फ़ोन करके तुम्हारी खूब तारीफ़ की। ये अच्छी बात है कि इसका असर हो रहा है, यश शर्मा ने ये सुनकर कहा, और उसे ये भी समझ आ गया कि सिस्टम ने उसे इतनी देर से टास्क पूरा होने का नोटिफिकेशन क्यों दिया था। फ़ोन काटने के बाद यश शर्मा फिर से अपने काम में जुट गया और पहाड़ी के उस खेत को संवारने लगा जिस पर उसने कल ही काम शुरू किया था। इसे पूरी तरह से साफ करने में उसे पूरे 3 दिन की मेहनत लगी। इन 3 दिनों का काम कोई छोटा मोटा नहीं था और इसने यश शर्मा को पूरी तरह थका दिया। रिंग रिंग। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने वाला था, यश शर्मा की जेब में रखा फ़ोन फिर से बज उठा। उसने उसे निकाला और देखा कि यह उसकी विमला मौसी का फ़ोन था। नमस्ते विमला मौसी। यश बेटा, क्या तुम बिजी हो? नहीं, बिजी नहीं हूँ। क्या आपकी बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गई है? बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। मुझे सच में तुम्हें अच्छे से शुक्रिया कहना चाहिए। फ़ोन के दूसरी तरफ विमला मौसी बहुत खुश थीं। वह लगातार 3 दिनों तक अच्छे से खा और चैन की नींद सो पाई थीं और खुद को ऊर्जा से भरा महसूस कर रही थीं। वह बीमारी जिसने उन्हें पहले बहुत परेशान किया था, वो जो इतनी खौफनाक थी फिर भी वे मजबूर थीं, आखिरकार वह जा चुकी थी। उस पुरानी बीमारी के जाने से वो स्वाभाविक रूप से बहुत खुश थीं। ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अपनी मौसी को ठीक होता सुनकर यश शर्मा भी बहुत खुश हुआ। मौसी तुमसे कुछ पूछना चाहती है। क्या तुम्हारे पास वो दवा और बची है? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ये सुनकर यश शर्मा थोड़ा हैरान रह गया। कोई और भी ये दवा चाहता है? उसे भी वही बीमारी है जो मुझे थी। जैसे ही यश शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे, तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन साउंड अचानक बज उठा। टास्क लगातार अच्छी दवा की कीमत होती है। दवा की एक खुराक जो बीमारी ठीक कर दे और उम्र बढ़ा दे, वो सबसे असाधारण है। इसे ऐसे ही किसी को कैसे दिया जा सकता है? आप एक फार्मासिस्ट हैं, कोई बोधिसत्व नहीं। जो चीज़ें सिस्टम के नुस्खों या फॉर्मूले से नहीं दी गई हैं, वे इस लिस्ट में शामिल नहीं हैं। ये कैसा टास्क है? यश शर्मा बहुत उलझन में था, लेकिन वह इसका सामान्य मतलब समझ गया। इसका मतलब था कि ये दवा आसानी से नहीं दी जानी चाहिए, इसकी एक कीमत चुकानी होगी। सिस्टम, शांति चूर्ण की एक खुराक की कीमत क्या है? सोने के 20 तोले। क्या? ये सुनकर यश शर्मा सन्न रह गया। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन सिस्टम पैनल को सामने लाने और उस पर प्रॉम्प्ट देखने के बाद उसने पक्का कर लिया कि उसने वाकई में गलत नहीं सुना था। सोने के 20 तोले। मौजूदा कीमतों के हिसाब से यह कितना हुआ? 2,60,000। एक खुराक दवा के लिए 2,60,000? क्या मजाक है? कोई बेवकूफ़ ही इसे खरीदेगा। क्या तुम पक्के तौर पर कह रहे हो? बिल्कुल। यश, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? दूसरी तरफ मौसी ने यश शर्मा को कुछ अजीब से शब्द बड़बड़ाते सुना, जिसमें वह कुछ हज़ारों की बात कर रहा था। थोड़ी देर रुकिए मौसी, मुझे यहाँ कुछ काम निपटाना है, मैं आपको थोड़ी देर में वापस फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर यश शर्मा ने फ़ोन काट दिया। उसे शांत होने की ज़रूरत थी। सिस्टम का जवाब अभी भी उसके कानों में बिजली की तरह गूंज रहा था, जिसने उसे हैरान कर दिया था। ये कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? एक खुराक दवा जिसकी इतनी भारी कीमत है, उसे कौन खरीदेगा?
सिस्टम, क्या मैं इसे तोहफे में दे सकता हूँ? हर 3 दिन में एक खुराक, सिस्टम का एक आसान सा प्रॉम्प्ट आया। उसे यह हक तो था, लेकिन ये बहुत सीमित था, वह केवल हर 3 दिन में एक खुराक ही मुफ्त दे सकता था। एक छोटे से स्टूल पर बैठकर उसने खुद को लगभग आधे घंटे तक शांत किया और फिर आखिरकार यश शर्मा ने फ़ोन उठाया और अपनी विमला मौसी को वापस फ़ोन किया। मौसी, क्या आप उस इंसान के बहुत करीब हैं? बहुत करीब तो नहीं, मैं बस उनसे तब मिली थी जब मैं द्वीपनगर गई थी। उनके लक्षण भी मेरे जैसे ही थे। हम परसों अचानक सड़क पर मिल गए थे और उनकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे भी ज़्यादा गंभीर हैं, विमला मौसी ने कहा। वह सच में उस इंसान को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानती थी, ज़्यादा से ज़्यादा वे बस एक जैसे मरीज थे। बात सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने खुद इस बीमारी की तकलीफ को सहा था और बस सामने वाले की मदद करने की उम्मीद कर रही थी। उनके परिवार की आर्थिक हालत कैसी है? यश शर्मा ने आगे पूछा। काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। उनके पति बिजनेस करते हैं और लैंड रोवर चलाते हैं। तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? विमला मौसी ने उत्सुकता से पूछा। वो दवा बहुत महंगी है। कुछ पल की शांति के बाद यश शर्मा ने कहा। बहुत महंगी? कितनी महंगी? एक खुराक के लिए 2,60,000। यश शर्मा ने कहा। क्या? कितना? दूसरी तरफ विमला मौसी सन रह गईं, उन्हें लगा जैसे उन्होंने गलत सुना हो। यश बेटा, क्या तुम अपनी मौसी से मजाक कर रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। ये दवा बहुत कीमती है। मुझे इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े और अपने मास्टर से एक खास रियायत मांगनी पड़ी थी। अगर वो फिर से दवा चाहती हैं तो पैसा सिर्फ एक पहलू है, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वो बुजुर्ग मास्टर इसे देने के लिए तैयार हैं या नहीं। इस पल यश शर्मा को एक बार फिर अपने उस मास्टर को ढाल बनाना पड़ा, जो असल में था ही नहीं। इतनी कीमती? ये सुनकर विमला मौसी हैरान रह गईं। उन्होंने तो सोचा था कि उनका भतीजा जो लाया था वह बस एक घरेलू नुस्खा था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी। आप उनसे इस बारे में बात कर सकती हैं। अगर सच में उन्हें यही बीमारी है तो मैं अपने मास्टर से बात करूंगा। ठीक है, तो मैं उनसे पूछती हूँ। फ़ोन काटने के बाद यश शर्मा छोटे से घर के सामने बैठ गया और दूर नीले आसमान और सफ़ेद बादलों को देखने लगा। शेरू भी चुपचाप उसके पास लेटा हुआ था। पहाड़ी हवा झोंकों में चल रही थी, थोड़ी ठंडी, बहुत ही आरामदायक और सुहानी। यश शर्मा को यह जिंदगी का तरीका और भी ज़्यादा पसंद आने लगा था। जब आसमान में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा तब जाकर उसने अपना सामान समेटा, दरवाज़ा बंद किया और घर जाने के लिए पहाड़ी से नीचे उतरा। शाम को खाना खाने के बाद उसे अपनी विमला मौसी का फ़ोन आया। वो इंसान यश शर्मा से मिलना चाहती थी। दवा मांगने वालों से खुद संपर्क न करें। जैसे ही वहाँ कहने वाला था, सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बज उठा। मुझे माफ़ करना मौसी, अगर उन्हें दवा चाहिए तो उन्हें मेरे पास आना होगा। यह क्या तुम नहीं आ सकते? उनके पति तुम दोनों को तुम्हारे मास्टर से मिलवाने के लिए गाड़ी से ले जा सकते हैं। मेरे मास्टर बाहरी लोगों से नहीं मिलते। अगर उन्हें दवा चाहिए तो उन्हें मेरे पास ही आना होगा, वरना भूल जाइए। सच कहूँ तो मौसी, मैं भी इन झमेलों में नहीं पड़ना चाहता, यश शर्मा ने कहा। टास्क: 10 दिनों के भीतर किसी एक मरीज से मान्यता प्राप्त करें। इनाम: कोई भी रैंडम। फेल होने पर जुर्माना, 100 जड़ी बूटी वाला बर्तन वापस ले लिया जाएगा। ठीक उसी समय सिस्टम का नोटिफिकेशन फिर से बज उठा। अध्याय 32, मेहमान के स्वागत में एक प्याला साफ चाय। ये सुनकर यश शर्मा ने सीधा गालियां देनी शुरू कर दीं। उसने अभी अभी अपनी विमला मौसी से उन्हें मना करने को कहा था और अब सिस्टम ने उसे एक टास्क दे दिया। ये तो सरासर एक जाल था। तो मैं उनसे बात करती हूँ। ठीक है। ये बात बस ऐसे ही खत्म हो गई। अगले दिन यश शर्मा हमेशा की तरह पहाड़ी पर काम करने गया, लेकिन अचानक उसे अपनी विमला मौसी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि वो पति पत्नी उससे मिलना चाहते हैं। इस बात ने उसे काफ़ी हैरान कर दिया। इस बार क्योंकि उसे एक टास्क पूरा करना था, यश शर्मा ने दोबारा मना नहीं किया और उनके साथ एक समय तय कर लिया। इत्तेफाक से वे इस समय लखनपुर कस्बे में ही थे और उनके पास समय था, इसलिए उन्होंने दोपहर में दक्षिण पहाड़ी पर मिलने का फैसला किया। जड़ी बूटी के खेत में अपना काम खत्म करने के बाद उसने कुछ बड़े पेड़ों के नीचे एक ज़मीन समतल की ताकि वहां एक पत्थर की मेज रख सके। दोपहर में एक गहरे हरे रंग की लैंड रोवर चंदनपुर में दाखिल हुई, फिर पहाड़ी रास्ते से होते हुए सीधी दक्षिण पहाड़ी के बीचों बीच पहुंच गई, जो यश शर्मा के जड़ी बूटी वाले खेत से कुछ ही दसियों मीटर की दूरी पर थी। गाड़ी रुकने के बाद 3 लोग बाहर निकले, एक आदमी और 2 औरतें। उनमें से एक तो जाहिर है यश शर्मा की विमला मौसी थी और बाकी 2 वो पति पत्नी थे जो दवा के लिए आए थे। आदमी कोई 40 साल का लग रहा था, अच्छी कदकाठी, चौकोर चेहरा और घनी भौहें जिसमें एक तरह का रोब झलक रहा था। औरत बहुत ही नाजुक लग रही थी और एक खूबसूरत इंसान थी जिसमें कोंकण की औरतों जैसी नज़ाकत थी, लेकिन उसका रंग उड़ा हुआ था, उसकी आंखों के नीचे भारी गड्ढे थे, उसका चेहरा थोड़ा पीला था और सिर्फ कुछ ही कदम चलने पर उसकी सांसें फूलने लगी थीं। मौसी, यश शर्मा ने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर उनका स्वागत किया।
तुमने तो इस जगह को काफ़ी अच्छी तरह से संवार लिया है। मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ, डायरेक्टर राजेश, मिसेज पल्लवी। विमला मौसी ने दोनों का परिचय यश शर्मा से कराया। यश शर्मा, मेरा भतीजा। आप दोनों को नमस्ते। अब डायरेक्टर या मिसेज कहने की ज़रूरत नहीं है। मैं राजेश सिंघानिया हूँ और ये मेरी पत्नी पल्लवी सिंघानिया हैं, उस आदमी ने बहुत ही खुले दिल से कहा। कृपया बैठिए। यश शर्मा ने जड़ी बूटी वाले खेत के पास पहले ही एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगा रखी थी, जिस पर चाय का एक बर्तन रखा था। चाय लीजिए। यश शर्मा ने उनके लिए चाय डाली। शुक्रिया। राजेश सिंघानिया ने धन्यवाद दिया और एक छोटा घूंट लिया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि चाय मीठी और खुशबूदार है और वह ये कहे बिना नहीं रह सका। बढ़िया चाय है। शुक्रिया, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। चाय तो बस साधारण सी पहाड़ी चाय थी, लेकिन पानी में प्राचीन झरने का पानी मिला हुआ था, तो ये स्वाभाविक रूप से अलग थी। पल्लवी सिंघानिया ने एक घूंट लिया और लगा जैसे उसका पूरा शरीर थोड़ा रिलैक्स हो गया हो। ये सच में बढ़िया चाय है। छोटे भाई, ये कौन सी चाय है? राजेश सिंघानिया ने उत्सुकता से पूछा। एक सफल बिजनेसमैन होने के नाते जो बहुत घूमा फिरा था, उसने कई तरह की मशहूर चाय पी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने इतनी अनोखी चाय पी थी। ये बस एक आम पहाड़ी चाय है। बदकिस्मती से मेरे पास ज़्यादा नहीं बची है, वरना मैं डायरेक्टर राजेश को थोड़ी दे देता। ये तो सच में अफसोस की बात है, राजेश सिंघानिया ने दिल से कहा। आगे और भी मौके मिलेंगे, यश शर्मा ने मुस्कुराकर कहा। राजेश सिंघानिया के इस बारे में बात करने के बाद उसने सोचा कि दक्षिण पहाड़ी पर चाय के कुछ पौधे लगाना काफ़ी अच्छा रहेगा। प्राचीन झरने के पानी की सिंचाई से उसके लगाए गए चाय के पौधे यकीनन बेहतरीन नतीजे देंगे, जो मशहूर चाय से ज़्यादा खराब तो नहीं होंगे और शायद उनसे बेहतर ही हों। तो क्या हम पहले काम की बात कर लें? काम की बात करते हैं। क्या आप हमें अपने मास्टर से मिलवाने ले जा सकते हैं? राजेश सिंघानिया ने पूछा। मुझे माफ़ कीजिए, मेरे मास्टर बाहरी लोगों से नहीं मिलते, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। क्या मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो सकती है? लक्षण क्या हैं? हालांकि उसने अपनी मौसी से इसके बारे में सुना था, फिर भी यश शर्मा खुद इसकी पुष्टि करना चाहता था। बेचैनी, चैन से सोना पाना, यहाँ तक कि जब उसका शरीर थक जाता है तब भी वह बिस्तर पर लेटने पर गहरी नींद नहीं ले पाती, और उसे हाल ही में मतिभ्रम भी होने लगे हैं। राजेश सिंघानिया ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़े हुए कहा। वह बहुत चिंतित लग रहा था। ये ठीक हो सकती है, लेकिन दवा बहुत महंगी है, ये सुनने के बाद यश शर्मा ने कहा। ये बीमारी उसकी विमला मौसी की हालत से बहुत मिलती जुलती थी, शांति चूर्ण इस पर असरदार होना चाहिए। कितनी महंगी? 60,000 दवा की एक खुराक के लिए। क्या? हालांकि वे मानसिक तौर पर तैयार थे, फिर भी बाकी तीनों लोग इस कीमत को सुनकर चौंक गए थे। भले ही राजेश सिंघानिया ने काफ़ी दुनिया देखी थी और उसे अच्छी समझ थी, फिर भी वह काफ़ी हिल गया था। एक खुराक दवा के लिए 2,60,000, ये तो एकदम अनसुना था। यश शर्मा कुछ नहीं बोला, उनके फैसले का इंतजार करता रहा। ये कीमत बहुत ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि उसे खुद भी हैरानी होती थी, लेकिन ये सिस्टम का एक अनिवार्य नियम था और उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्या ये दवा असरदार है? यश शर्मा को कुछ न बोलते देख राजेश सिंघानिया ने एक बार फिर पूछा। यह असर करती है या नहीं, ये तो आपको इसे इस्तेमाल करने के बाद ही पता चलेगा। सच कहूँ तो यश शर्मा को पल्लवी सिंघानिया की हालत को लेकर 100% पक्का यकीन नहीं था। आखिरकार वह कोई डॉक्टर नहीं था, वह सिर्फ मरीज द्वारा बताए गए लक्षणों के आधार पर एक अनुमान लगा सकता था। उसकी बीमारी शांति चूर्ण के इलाज के दायरे में आनी चाहिए। मुझे दवा कब मिल सकती है? 3 दिन में। ठीक है। राजेश सिंघानिया ने यह सुनकर यश शर्मा की ओर सिर हिलाया। कुछ और पल बात करने के बाद पति पत्नी राजेश सिंघानिया ने अलविदा कहा और गाड़ी से चले गए। यश शर्मा की विमला मौसी वहीं रुक गईं। एक तो उन्हें यश शर्मा से कुछ बातें करनी थी, और दूसरा उन्होंने अपनी बड़ी बहन को कुछ समय से नहीं देखा था। उन्होंने तय किया कि वह एक रात यहीं रुककर अपनी बहन से अच्छे से बात करेंगी और फिर लखनपुर लौटेंगी। राजेश, क्या तुम्हें सच में उस नौजवान की बातों पर यकीन है? इस वक्त गांव से निकल चुकी लैंड रोवर में पति पत्नी राजेश सिंघानिया बात कर रहे थे। पल्लवी सिंघानिया को यश शर्मा की अभी अभी कही बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। उसे यह बीमारी पिछले पूरे 8 सालों से थी, जो हर पतझड़ और सर्दियों में उभर आती थी। जब यह उभरती थी तो गंभीर मामलों में वह लगातार 3 दिनों तक सो नहीं पाती थी, बेचैनी महसूस करती थी और मतिभ्रम का शिकार हो जाती थी। जब तक वह खास नींद की गोलियां और शांति देने वाली दवाएं नहीं लेती, वह सो नहीं सकती थी, लेकिन उसके शरीर पर इसके साइड इफेक्ट साफ दिखाई देते थे। इन सालों में उसकी दवा की डोज बढ़ गई थी और उसकी सेहत खराब हो गई थी। एक जाने-माने पुराने चीनी वैद्य ने एक बार कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अगले 10 साल भी जिंदा नहीं रह पाएगी। ये बीमारी उसे अंदर से खोखला कर देगी और उसका सारा सार खत्म कर देगी। भले ही 1% भी मौका हो, मैं इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ, राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ये बहुत महंगा है। ये महंगा नहीं है,
2,60,000 तो छोड़ो, अगर यह 20 लाख या 2 करोड़ भी होता तो भी जब तक ये तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है, मैं तैयार हूँ। राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके पास जो आज इतना बड़ा बिजनेस अंपायर था, उसका आधा श्रेय उसके बगल में बैठी उसकी गुणी पत्नी को जाता था। उसके शुरुआती सालों में उसका बिजनेस करियर कोई आसान सफ़र नहीं था। वह फेल हुआ था, उसकी किस्मत खराब थी और वह निराश हो गया था। उस समय जिसने उसे प्रोत्साहित किया और उसका साथ दिया वह सिर्फ उसकी पत्नी थी, जो हर सुख दुख में हमेशा उसके साथ रही, उसे कभी नहीं छोड़ा। इसी तरह उसने अपनी मौजूदा कामयाबी हासिल की थी। इसके अलावा कुछ समय पहले उसने एक काफ़ी मशहूर मास्टर से अपनी कुंडली दिखाई थी और मास्टर ने कहा था कि उसकी पत्नी की बीमारी में इस साल कुछ सुधार आएगा। मास्टर के इशारे के मुताबिक ऐसा लग रहा था कि यह उसी नौजवान की तरफ से होगा, इसलिए वह खास तौर पर उससे मिलने आया था। उस नौजवान ने सच में उसे एक अलग तरह का एहसास कराया था, उसका स्वभाव कुछ कुछ उस मास्टर जैसा ही लग रहा था। अध्याय 33, औषधि देवता की शांति। हम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तो अब इसकी आदत हो गई है। मैं 3 दिन बाद फिर आऊँगा, राजेश सिंघानिया ने दृढ़ता से कहा। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, जब तक उसकी बीमारी ठीक होने की जरा सी भी गुंजाइश थी, वह कोशिश करेगा। दक्षिण पहाड़ी पर छोटी सी कुटिया के पास। यश बेटा, अपनी मौसी को सच सच बताओ, क्या तुम सच में उसकी बीमारी ठीक कर सकते हो? इस वक्त मौसी को अपने भतीजे की फिक्र हो रही थी। असल में उन्हें यहाँ आने से पहले ही अपने आने पर पछतावा हो रहा था। वो राजेश सिंघानिया साफ तौर पर कोई आम आदमी नहीं था। अगर इस बात को लेकर उसने अपना गुस्सा यश शर्मा पर निकाल दिया तो उसकी मौसी होने के नाते वह इस जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगी। ठीक तो हो सकती है, लेकिन दवा बहुत महंगी है। बात बस इतनी है कि वह इतना पैसा खर्च करने को तैयार है या नहीं। यश शर्मा को इस वक्त 80% यकीन था। ऐसी कौन सी दवा है जो इतनी महंगी है? माफ़ करना, मैं बता नहीं सकता। और मौसी, बाद में मेरे माता पिता को इस बारे में मत बताना ताकि वे परेशान न हो। यश शर्मा उन्हें ये याद दिलाना नहीं भूला। ठीक है। ओफ, मौसी ने गहरी सांस ली। साफ था कि वे अभी भी थोड़ी चिंतित थीं। उस दिन मौसी यश शर्मा के घर ही रुक गईं। दोनों बहनों ने काफ़ी समय से एक दूसरे को नहीं देखा था और ऐसा लग रहा था कि जब वे मिली तो उनके पास बात करने के लिए बातों का खजाना था। रही बात यश शर्मा की, तो वह खाना खाने के बाद अपने कमरे में जाकर पढ़ता, पढ़ाई करता और फिर सो जाता। अगली सुबह यश शर्मा हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद वह पहाड़ी पर काम करने चला गया। पहाड़ी पर अपना काम खत्म करने के बाद उसने अपनी मोटरसाइकिल ली और कस्बे की ओर निकल पड़ा, ये सोचकर कि पहाड़ी पर लगाने के लिए चाय के कुछ अच्छे पौधे ले आएगा। हालांकि कस्बे में एक भी पौधा नहीं मिला और मौसम भी सही नहीं था। वह लखनपुर भी गया लेकिन वहां भी उसे कुछ नहीं मिला। बाद में उसने लोगों से पूछा तो उसे थोड़ी ही दूर पर मौजूद एक चाय के बागान का पता चला। वह अपनी बाइक से वहां गया और चाय के कुछ पौधे खरीद लिए, ज़्यादा नहीं, बस 30 से कम। चाय के बारे में उसे ज़्यादा समझ नहीं थी, इसलिए उसने वहां मौजूद व्यक्ति से कुछ जानकारी मांगी। चाय के पौधे खरीदने के बाद वह पहाड़ी पर वापस आया, उन्हें लगाने के लिए एक जगह तलाशी और फिर उन्हें उस पानी से सींचा जिसमें उसने प्राचीन झरने का पानी मिला रखा था। अब वो दिन दूर नहीं जब पीने के लिए अपनी चाय होगी। नए लगाए गए चाय के पेड़ों को देखकर यश शर्मा ने खुशी से कहा, मैं सिर्फ चाय ही तो नहीं पी सकता, मुझे फलों के कुछ पेड़ भी लगाने चाहिए। बिल्कुल। ठंडी पहाड़ी हवा में एक नौजवान खुशी खुशी काम कर रहा था। अगले दिन यश शर्मा ने चांदनी घास की 2 और पत्तियां तोड़ी जो थोड़ी लंबी हो गई थीं और शांति चूर्ण बनाना शुरू कर दिया। अपने पहले अनुभव के साथ वह इस बार काफ़ी अधिक आश्वस्त था, लेकिन दवा बनाने की प्रक्रिया अभी भी बहुत बारीकी वाली थी। उसने ज़रा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। दवा को तौलना, उसे धोना, उसे भिगोना और उसे पकाना, हर कदम बहुत ही ध्यान से उठाया गया। अंत में हल्के संतरी रंग के औषधीय सूप को देखकर उसने राहत की सांस ली। ये कामयाब होना चाहिए। 3 दिन बाद सुबह राजेश सिंघानिया तय समय पर पहुंच गया। इस बार वह अकेला था और यश शर्मा ने पहले ही शांति चूर्ण तैयार कर लिया था, जिसे एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल में रखा गया था जो वह खास तौर पर शहर से खरीद कर लाया था। मुझे पेमेंट कैसे करनी है? एडवांस कितना देना है? राजेश सिंघानिया ने अभी भी गर्म दवा लेते हुए पूछा। पूरा पेमेंट एक साथ, यश शर्मा ने कहा। यह उसका नियम नहीं बल्कि सिस्टम का नियम था। उसने पहले ही खास तौर पर पूछा था, पूरा पेमेंट एक साथ करना ज़रूरी था और सोने को नकद में बदला जा सकता था। अगर इसका असर न हुआ तो? राजेश सिंघानिया ने पूछा। ये सच था कि वह अमीर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे अपने पैसे ऐसे ही बर्बाद करने में कोई दिक्कत नहीं थी। इसके उलट एक सफल बिजनेसमैन होने के नाते वह अपने खर्चे से मिलने वाली वैल्यू पर बारीकी से ध्यान देता था। मैं यहीं हूँ और मेरा घर भी यहीं है। आप मुझे कभी भी ढूंढने आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बस बेवजह की मुसीबत खड़ी कर रहे हैं तो ये साफ साफ कहना बेहतर था।
हालांकि यश शर्मा के पास फिलहाल इसके लिए कोई तोड़ नहीं था, लेकिन जल्दी ही कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। ठीक है, राजेश सिंघानिया ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने बड़ी ही आसानी से अपने फ़ोन के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और फिर वहां से चला गया। अपने फ़ोन पर आए एसएमएस नोटिफिकेशन को देखकर यश शर्मा को अभी भी यह सब किसी सपने जैसा लग रहा था। सच में 2,60,000 और आ गए थे। अमीर लोग सच में अलग होते हैं। उसने दूर जाती लैंड रोवर को देखा और गहरी सांस ली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दवा बेचने पर भी इनाम मिलेंगे। जिस पर लेन देन सफल हुआ, यश शर्मा ने सिस्टम का नोटिफिकेशन सुना। राजेश सिंघानिया के जाने के बाद उसने सिस्टम पैनल खोला और सच में देखा कि दवा की एक खुराक बेचने के बाद उसे 2 रिवॉर्ड पॉइंट और कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट मिले थे। कई मील दूर लखनपुर के सबसे पॉश रिहायशी इलाके में मौजूद एक विला में एक खूबसूरत महिला एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल पकड़े हुए थी और छोटे छोटे घूंट ले रही थी। उसके बगल में उसका पति राजेश सिंघानिया था, जो अभी अभी यश शर्मा के पास से भागकर वापस आया था। कैसा लग रहा है? राजेश सिंघानिया ने धीरे से पूछा। यह कोई अमृत तो है नहीं, इतनी जल्दी कैसे असर कर सकता है? पल्लवी सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे अपने पेट में एक गर्माहट सी महसूस हो रही है। ये काफ़ी आरामदायक है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ये गर्माहट उसके शरीर के ज़्यादातर हिस्सों में फैल गई और कुछ थकान और बेचैनी दूर हो गई। यह असर कर रही है। पल्लवी सिंघानिया ने सिर हिलाया। बस असर करना चाहिए। इस बोतल की दवा 3 दिनों में ख़त्म कर लेना। अगर यह ठंडी हो जाए तो इसे गर्म पानी से गर्म कर लेना। मुझे पता है, ऐसा तो है नहीं कि मैं पहली बार दवा ले रही हूँ, पल्लवी सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उस रात पल्लवी सिंघानिया बिना नींद की गोलियों के बड़ी मुश्किल से मिलने वाली एक सुकून भरी नींद सो पाए और बीच रात में सिर्फ एक बार उठी। उसके लिए यह एक बेहद दुर्लभ सुख था। असल में इन सालों में उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश चैन की नींद सोना ही थी। अगले दिन उठने के बाद उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। चेहरा धोने के बाद उसका रंग भी कल से काफ़ी बेहतर था। आखिरकार इंसान के शरीर के लिए भरपूर नींद ही सबसे अच्छा आराम है। ये दवा सच में काम करती है। अपनी पत्नी में रातों रात हुए चमत्कारी बदलाव को देखकर राजेश सिंघानिया उससे भी ज्यादा खुश था। मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। किसे ढूंढने? पल्लवी सिंघानिया ने उसे पकड़ लिया। उसी यश शर्मा को। तुम उसे किस लिए ढूंढ रहे हो? उससे दवा की एक और खुराक मांगने के लिए। क्या मेरी ये दवा अभी खत्म नहीं हुई है? मैं इसके खत्म होने के बाद इस बारे में बात करेंगे, पल्लवी सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मुझे देखो, मैं इतना खुश था कि मैं वह भूल ही गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दुनिया में ऐसा कोई माहिर इंसान भी होगा। मैं सच में उसके मास्टर से मिलना चाहता हूँ। क्या सच में उसका कोई मास्टर है? पल्लवी सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए अपने पति से पूछा। तुम्हारा क्या मतलब है? राजेश सिंघानिया ये सुनकर सन रह गया। लखनपुर कोई बड़ा शहर नहीं है, लेकिन ये छोटा भी नहीं है। उन शुरुआती सालों में मेरी बीमारी के लिए हमने लखनपुर के हर उस डॉक्टर से सलाह ली थी जिसका ज़रा सा भी नाम था, लेकिन मैंने इतने शानदार डॉक्टर के बारे में कभी नहीं सुना। दवा की सिर्फ एक खुराक और इसके खत्म होने से पहले ही मेरी 10 साल पुरानी बीमारी पर इसका इतना तुरंत असर हुआ है। वह कितना ताकतवर डॉक्टर होगा? तुम्हारा मतलब है? मैंने उसके जड़ी बूटी वाले खेत में चीनी जड़ी बूटियाँ देखीं। उनकी ग्रोथ बहुत ही शानदार है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, फिर भी वे पत्तियां जैद की तरह हरी भरी हैं, पल्लवी सिंघानिया ने कहा। दक्षिण पहाड़ी पर रहते हुए उसने बहुत कम बात की थी, लेकिन वह खाली नहीं बैठी थी। उसने ध्यान से जड़ी बूटी वाले खेत को देखा था और उस नौजवान को भी देखा था जिसकी बातचीत बहुत ही असाधारण थी। अध्याय 34। ये थोड़ा किसी फैंटेसी जैसा है। तुमने तो काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह नौजवान जिसका नाम यश शर्मा है, वही? अगर सच में ऐसा है तो वह वाकई में बेमिसाल है, राजेश सिंघानिया ने कहा। इतनी कम उम्र में ऐसी असाधारण काबिलियत होना ये बेमिसाल से भी बढ़कर है। मैं तो बस ऐसे ही अंदाज़ा लगा रही हूँ। शायद पिछले कुछ सालों में लखनपुर में और भी कई ऐसे माहिर लोग हों जिनके बारे में कोई नहीं जानता। हो सकता है वो माहिर इंसान वही नौजवान हो, लेकिन इस तरह अंदाज़ा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना? पल्लवी सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। सही कहा। चलो हम इस सब की चिंता नहीं करते हैं। जब तक वह तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता है, बस वही काफ़ी है। हाँ, उस दिन सूरज तेज चमक रहा था और नीला आसमान ऐसा साफ था मानो उसे धोया गया हो। दक्षिण पहाड़ी पर यश शर्मा अपने जड़ी बूटी वाले खेत के सामने खड़ा था और उसका चेहरा बहुत गंभीर था। उसने जो जड़ी बूटियां लगाई थीं उनमें से 1 दर्जन से ज़्यादा उखाड़ दी गई थीं और कुछ के पत्ते किसी चीज़ ने ज़मीन पर गिरा दिए थे। शेरू, जिसे दरवाजे की रखवाली के लिए पहाड़ पर छोड़ा गया था, चलते हुए लंगड़ा रहा था और अपना अगला पैर ज़मीन पर रखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। साफ था कि उसे चोट लगी थी। शेरू, इधर आओ, मुझे देखने दो।
यश शर्मा ध्यान से देखने के लिए नीचे बैठा और उसने पाया कि लोकल कुत्ते के पैर पर शायद किसी ने वार किया था, लेकिन कोई गंभीर बात नहीं थी। जड़ी बूटी वाले खेत में जिन जड़ी बूटियों को नुकसान पहुंचा था वे बाहरी किनारे पर लगी सपोशनिकोविया की जड़ और जैंटियन थीं। उसने ध्यान से देखा और फिर राहत की सांस ली, क्योंकि चांदनी घास और विषनाशक घास को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। शायद इसलिए क्योंकि जैंटियन जैसी आम जड़ी बूटियों के मुकाबले वे धीमी गति से बढ़ती थीं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता था और वे कुटिया के ज़्यादा करीब थीं। फिर भी इसने यश शर्मा के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। किसी की नज़र पहले ही उसके जड़ी बूटी वाले खेत पर पड़ चुकी थी। ये तो पहली बार था, बस एक शुरुआत। अगर उसने कोई कदम नहीं उठाया तो भविष्य में यकीनन दूसरी और तीसरी बार भी ऐसा होगा। मुझे कोई रास्ता सोचना ही होगा। सही कहा, मुझे सिस्टम से पूछना चाहिए। यश शर्मा के दिमाग में ख्याल दौड़े। सिस्टम, क्या इस जड़ी बूटी वाले खेत को बाहरी घुसपैठ से बचाने का कोई तरीका है? हाँ, कौन सा तरीका? जहरीले कीड़े पालना, सुरक्षा के घेरे बनाना, पूरे जड़ी बूटी वाले खेत को किसी दूसरी जगह ले जाना। रुको, इस वक्त मेरे लिए कौन सा तरीका सही है? यश शर्मा ने जल्दी से सिस्टम को बीच में टोकते हुए कहा। जहरीले कीड़े पालना, उन लोगों का क्या जो पहाड़ पर आते हैं? और इसे किसी दूसरी जगह ले जाना, ये तो किसी फैंटेसी जैसा लगता है। कोई ऐसा काम नहीं जो वह इतने कम समय में कर सके। कोई नहीं, सिस्टम ने बस 2 सीधे शब्दों में जवाब दिया। क्यों? लेवल कम है। फिर से वही बात। यश शर्मा बहुत बेबस महसूस कर रहा था। तो फिर कोई और रास्ता नहीं है। मुझे बस इन दिनों दक्षिण पहाड़ी पर ही रहना पड़ेगा। यश शर्मा ने दुखी मन से खराब हुई जड़ी बूटियों को साफ किया और जड़ी बूटी वाले खेत को ठीक किया। उसके बाद वह घर गया, अपने माता पिता को बताया, कुछ सामान लिया और सीधा पहाड़ पर चला गया। उसने रात पहाड़ पर ही गुजारने की तैयारी कर ली। शेरू, जल्दी से ठीक हो जाओ। एक बार तुम ठीक हो जाओ, फिर हम पहाड़ से नीचे जाएंगे और उस आदमी को ढूंढ निकालेंगे जिसने मेरे जड़ी बूटी वाले खेत को बर्बाद करने की हिम्मत की। भौ भौ भौ। मानो यश शर्मा की बातें समझकर शेरू ने जोर से कुछ बार भौंका। बस ऐसे ही यश शर्मा ने जड़ी बूटी वाले खेत की रखवाली करने की जिंदगी शुरू कर दी। दिन में बेहतर था, हालांकि कुछ लोगों के मन में गंदे ख्याल थे, लेकिन उन्होंने कुछ करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार पहाड़ पर सिर्फ यश शर्मा ही नहीं था, वहां और भी लोग थे जो जानवर चरा रहे थे और खेती कर रहे थे। इससे यश शर्मा को दूसरी चीजें करने का समय मिल जाता था। रही बात रातों की, तो कुटिया की बत्ती आधी रात तक जलती रहती थी। कोई भी अंधा इंसान बता सकता था कि कुटिया में कोई है। 2 दिन बाद यश शर्मा के जड़ी बूटी वाले खेत में एक ऐसा मेहमान आया जिसकी उम्मीद नहीं थी। गांव वालों की हैरान नजरों के बीच एक लैंड रोवर दक्षिण पहाड़ी पर आ पहुंची। अरे बाप रे, एक और लैंड रोवर! क्या दक्षिण पहाड़ी पर कोई खजाना है? मैंने सुना है कि पिछली 2 बार भी ये लोग यश शर्मा को ही ढूंढने आए थे। वही कॉलेज का लड़का जो नदी में कूद गया था। हाँ, मैंने सुना है कि कोई उससे दक्षिण पहाड़ी लीज पर लेना चाहता था और उन्होंने सीधे 10 लाख का ऑफर दिया था। क्या? हालांकि एक अकेली लग्जरी कार ने इस शांत पहाड़ी गांव में अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया, जो सभी दक्षिण पहाड़ी और यश शर्मा से जुड़ी थीं। नमस्ते, मैं आपको फिर से परेशान करने आ गया। यश शर्मा को देखकर राजेश सिंघानिया बहुत ही अदब से पेश आया। नमस्ते डायरेक्टर राजेश, क्या कोई काम था? यश शर्मा राजेश सिंघानिया के आने से अभी भी थोड़ा हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि शांतिचूर्ण काम न कर रहा हो? लेकिन उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता। मुझे डायरेक्टर राजेश मत कहिए, मुझे थोड़ा अजीब लगता है। तुम मुझे बस राजेश जी बुला सकते हो या फिर राजेश भाई कह सकते हो, कुछ भी चलेगा। मैं इस बार आपसे मिलने 2 वजहों से आया हूँ। पहला, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। आपने जो दवा दी थी उसे लेने के बाद से मेरी पत्नी की सेहत बहुत तेज़ी से सुधरी है और बीमारी लगभग खत्म ही हो गई है। वह लगातार कई रातों से चैन की नींद सो रही है और उसके चेहरे की रंगत भी काफ़ी निखर गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात थी। ये सुनकर यश शर्मा ने राहत की सांस ली। उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि अगर उसकी दी हुई दवा सही इलाज साबित नहीं हुई तो क्या होगा। न सिर्फ उसका टास्क फेल हो जाएगा, बल्कि वह किसी को नाराज़ भी कर सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि वह बेवजह ही इतना सोच रहा था। डिंग, टास्क 10 दिनों के भीतर किसी एक मरीज की मान्यता प्राप्त करें पूरा हुआ। ठीक इसी वक्त एक ऐसा नोटिफिकेशन सुनाई दिया जिसकी उम्मीद नहीं थी। अजीब बात है, आया तो राजेश सिंघानिया था, न कि उसकी पत्नी जो कि मरीज है। टास्क पूरा होने का नोटिफिकेशन क्यों आया है? नोटिफिकेशन सुनने के बाद यश शर्मा एक पल के लिए सन्न रह गया और उलझन में पड़ गया, लेकिन फिर वह बहुत खुश हुआ। जो भी हो, टास्क तो पूरा हो ही गया था। दूसरी बात यह है कि मैं दवा की एक और खुराक खरीदना चाहता हूँ। दवा खरीदना चाहते हैं? यश शर्मा हैरान रह गया। क्यों? मुझे डर है कि मेरी पत्नी को पूरी तरह से ठीक करने के लिए यह एक खुराक काफ़ी नहीं होगी। ओह, ये सुनकर यश शर्मा ने राहत की सांस ली। कल आकर दवा ले जाना, यश शर्मा ने कहा।
बढ़िया, इस दवा का नाम क्या है? यश शर्मा की हाँ सुनकर राजेश सिंघानिया ने भी मन ही मन राहत की सांस ली। शांति चूर्ण, ये डिप्रेशन दूर करता है और मन को शांत करता है, दिल को पोषण देता है और आत्मा को शांति देता है, यश शर्मा ने कहा। ये सच में दिल को पोषण देता है और आत्मा को शांति देता है। मैंने ऐसी चमत्कारी दवा कभी नहीं देखी। ये दवा चमत्कारी दवा कहलाने के लायक है, ये वाकई में जादुई है, राजेश सिंघानिया ने तारीफ करते हुए कहा। आप बहुत तारीफ कर रहे हैं, यश शर्मा ने नम्रता से कहा। कुछ और बातें करने के बाद राजेश सिंघानिया ने विदा ली और चला गया। उसके जाते ही एक और शख्स पहाड़ पर चढ़ आया। वह था समीर, जो कुछ दिनों से यहाँ नहीं आया था। अभी अभी जो सेठ गए वो कौन थे? पहाड़ पर पहुंचते ही समीर ने पूछा। वो दवा लेने आए थे। क्या तुमने वो दुकान ले ली? ले ली है और अभी उसका काम चल रहा है। मैं अगले महीने की 8 तारीख को उसे खोलने की सोच रहा हूँ। आना मत भूलना। मैं ज़रूर आऊँगा, यश शर्मा ने कहा। रुको, तुमने अभी दवा लेने की बात कही। कौन सी दवा? जो दवा तुम उगाते हो। नहीं, जो दवा मैंने बनाई है। यश शर्मा ने अपने जिगरी दोस्त से कुछ नहीं छिपाया। तुम दवा भी बना सकते हो? हाँ, थोड़ी बहुत। गजब, तुम ये भी कर सकते हो। क्या कोई ऐसा काम भी है जो तुम नहीं कर सकते? ये सुनकर समीर ने हैरानी से कहा। मैं बिजनेस करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तुम मुझे ढूंढते हुए क्यों आए? कुछ नहीं, बस देखने आ गया था। हाँ, कल रात मैं तुम्हारे घर गया था और चाची कह रही थी कि तुम रात पहाड़ पर गुजार रहे हो। माजरा क्या है? जड़ी बूटी वाले खेत की रखवाली कर रहा हूँ। क्या कोई जलने लगा है? समीर ने तुरंत अंदाज़ा लगा लिया। हाँ, क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन था? समीर की आंखों में एक अजीब सी सख्ती आ गई। अभी तक नहीं, यह मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कि इस गांव में ऐसा कौन अंधा है। कोई भी जल्दबाजी मत करना। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, समीर ने कहा। अध्याय 35। बस ऐसे ही दोनों हाथों से पैसे कमाना। उन दोनों ने थोड़ी देर और बात की और फिर समीर उठा और पहाड़ से नीचे चला गया। उसके जाने के बाद यश शर्मा ने सिस्टम पैनल खोलकर देखा कि उसे मिशन पूरा करने पर क्या इनाम मिला है, जो कि एक किताब निकली। एक विचार के साथ ही किताब उसके हाथ में आ गई। ये देखने में बहुत पुरानी लग रही थी और हालांकि यश शर्मा को पुरानी लिपियां पढ़ना नहीं आता था, फिर भी उसने कवर पर लिखे अक्षरों को प्रकृति का ग्रंथ के रूप में पहचान लिया। उसने इसे खोला। पन्ने पुराने अक्षरों से भरे हुए थे, फिर भी यश शर्मा उन्हें पढ़ सकता था, जैसे कि वे स्वाभाविक रूप से उसके दिमाग में छपे हों। ये ग्रंथ बहुत ही गहरा था, जो प्रकृति के रास्ते की बात कर रहा था, और हैरानी की बात तो यह है कि इसमें सांस लेने की तकनीक प्राणायाम का एक सेट भी शामिल था। ग्रंथ मोटा नहीं था, बस कुछ ही पन्ने थे और इसे कुछ बार पलटने के बाद यश शर्मा को इसका सार याद हो गया था। सिस्टम, इस प्रकृति के ग्रंथ का मकसद क्या है? यश शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। इसमें प्रकृति का मार्ग और साधना के तरीके हैं। अगर इसे अच्छी तरह समझ लिया जाए तो इंसान अमर हो सकता है। नोट, ये ग्रंथ किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस नियम को तोड़ा गया तो कोई भी एक खूबी घटकर 0.1 रह जाएगी। यह जवाब देखकर यश शर्मा सन रह गया। क्या ये कोई पुरानी जादुई किताब नहीं थी? और अमर होने का मतलब क्या भगवान बन जाना नहीं था? वाह, ये तो बिल्कुल एक खजाना है। रही बात इसे शेयर न करने की चेतावनी की, तो उसने जाहिर तौर पर इसे दिल से लगा लिया। अगर कोई खूबी गिरकर 0.1 हो गई तो वह अपाहिज हो जाएगा। ये ग्रंथ पाकर यश शर्मा बहुत ही खुश था और उसने तुरंत इसे ध्यान से पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि इसके अंदर लिखे पुराने शब्द काफ़ी गहरे थे और वह उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। वह हालांकि सांस लेने की तकनीक के कुछ हिस्सों को समझ सकता था, इसलिए उसने इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। सांस लेने की शुरुआत अपनी सांसों को कंट्रोल करने से होती है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना ही इंसान की जिंदगी की नींव है। इस तरह दक्षिण पहाड़ी पर जड़ी बूटी वाले खेत की देखभाल करने के अलावा यश शर्मा ने प्रकृति का ग्रंथ के शुरुआती अध्याय से अपनी ऊर्जा को दिशा देने वाली तकनीक का अभ्यास किया। उसने समय से पहले ही चांद के फूल वाली घास, चांदनी घास के 2 टुकड़े भी काट लिए और ध्यान से शांति चूर्ण की एक खुराक तैयार की, जिसे उसने एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल में रख दिया। अगली सुबह आसमान में थोड़े बादल छाए हुए थे और पहाड़ी हवा थोड़ी ठंडी थी। ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है। करीब 10 बजे राजेश सिंघानिया अपनी लैंड रोवर चलाते हुए दक्षिण पहाड़ी पर आया। नमस्ते। नमस्ते राजेश भाई, यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए अपना लहजा बदल लिया। भाभी जी कैसी हैं? बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी। वह पिछले कुछ दिनों से अच्छे से खा और सो रही है और उसकी रंगत भी काफ़ी बेहतर हो गई है। मुझे सच में आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए, राजेश सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह सच कह रहा था। दवा की एक खुराक ने उसकी बीमार पत्नी को एक स्वस्थ और सक्षम जीवनसाथी में बदल दिया था, ऐसी चीज़ जिसकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। अरे, इसमें शुक्रिया कैसा?
यश शर्मा मुस्कुराया, हालांकि उसके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी थी। आखिरकार ये दवा बहुत ही ऊंचे दाम पर बेची गई थी। मैं पूछना चाहता था, क्या दवा तैयार है? यश शर्मा के प्रति राजेश सिंघानिया का रवैया पहले के मुकाबले काफ़ी बदल गया था। पहले यह एक बिजनेसमैन की आम बातचीत थी जो एक मुखौटा पहने हुए था, लेकिन अब वह अपने असली और सच्चे जज्बात दिखा रहा था। तैयार है? यश शर्मा ने अपना हाथ लहराया और उसमें एक सफ़ेद चीनी मिट्टी की बोतल आ गई। ये राजेश सिंघानिया थोड़ा चौंक गया, इस थोड़े जादुई नज़ारे को देखकर हैरान था, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए इसे ले लिया। बोतल असल में गर्म थी, जैसे कि दवा अभी अभी बनाई गई हो। बिना कुछ और कहे राजेश सिंघानिया ने तुरंत अपने फ़ोन के जरिए पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। बस कुछ ही पलों में यश शर्मा के अकाउंट में 2,60,000 और आ गए थे। बस ऐसे ही दोनों हाथों से पैसे कमाना। कुछ और मिनटों की बातचीत के बाद राजेश सिंघानिया ने विदा ली और चला गया। यश शर्मा घर के अंदर चला गया क्योंकि उसने अभी अभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन सुना था। अपग्रेड की शर्तें पूरी हो गई हैं। क्या आप अपग्रेड करना चाहते हैं? हाँ। कैरेक्टर लेवल 2, प्रोफेशन लेवल नौसिखिया। जी हाँ, अभी भी वही। जड़ी बूटी लगाना लेवल 1 शुरुआती। आप सिर्फ जड़ी बूटियां ही लगा सकते हैं। इसके अलावा यश शर्मा ने देखा कि जो स्किल पैनल पहले धुंधला था वह अब रोशन हो गया था और उसने जल्दी से इसे खोल लिया। चिकित्सा और दवा। एक पैनल, एक स्किल ट्री, दो मुख्य शाखाएं। एक चिकित्सा कौशल है, दूसरी दवा बनाने का कौशल है। चिकित्सा कौशल के तहत मुख्य तना और शाखाएं थीं। पहला बुनियादी चिकित्सा कौशल था, जिसमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा के निदान के 4 तरीके शामिल थे: देखना, सुनना, सूंघना, पूछना और नब्ज टटोलना। पूछना और नब्ज टटोलना पहले आते थे, जबकि देखना और सुनना सूंघना बाद में आते थे। पुराने ग्रंथों का कहना है, देखकर जानना ईश्वरीय है, सुनकर सूंघकर जानना ज्ञानी होने की निशानी है, पूछकर जानना कुशलता है और नब्ज टटोलकर जानना चतुराई है। निदान के इन 4 तरीकों में से पहले वाले तरीके असल में सबसे मुश्किल और गहरे थे, जबकि नब्ज टटोलना और बीमारियों के बारे में पूछना सबसे बुनियादी और आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके थे। नीचे दवा देना और एक्यूपंक्चर जैसी स्किल्स थीं। अंत के करीब एक कायाकल्प तकनीक भी थी, जो लगभग किसी देवता की रहस्यमयी कला जैसी लग रही थी। दवा बनाने का कौशल भी बुनियादी बातों से शुरू होता था, उसके बाद दवा बनाने की तकनीक और जादुई अमृत बनाना था। ये स्किल ट्री असल में कोई बहुत उलझा हुआ नहीं था और स्किल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थीं। स्किल्स सीखने के लिए किसी को स्किल पॉइंट की ज़रूरत होती थी। यश शर्मा ने 2 बार अपना लेवल बढ़ाया था और 2 स्किल पॉइंट हासिल किए थे। जैसे ही यश शर्मा क्लिक करने वाला था, उसने पाया कि इस पैनल के पीछे एक और पैनल था। उसने इसे खोलकर 2 आसान से शब्द देखे: औषधालय। ये किसी ऑनलाइन स्टोर जैसी स्क्रीन थी, लेकिन देखने में ज़्यादा पुरानी लग रही थी। इसमें जड़ी बूटियाँ, बीज, दवाइयाँ, नुस्खे और इसी तरह की और भी चीज़ें थीं, हालांकि ज़्यादातर चीज़ें धुंधली थीं। रुको, यह क्या है? यश शर्मा ने अचानक 5 रंगों की रोशनी से चमकती एक छोटी सी किताब देखी। 5 तत्वों की संरचना का मैनुअल शुरुआती। औषधालय में सच में यह चीज़ थी, हालांकि इसका नाम काफ़ी डरावना लग रहा था। नीचे लिखी कीमत देखी तो वह 80 रिवॉर्ड पॉइंट थी। उसने कई मिशन पूरे किए थे और दवा की 2 खुराकें बेची थीं। हर बार उसे जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते थे वे अलग अलग होते थे, कभी कम से कम 2, कभी 10 और कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 58 थे, जो अभी भी उस कीमत से थोड़े कम थे। मंजिल अभी दूर है, अभी और मेहनत करनी होगी। कुछ पल सोचने के बाद यश शर्मा ने बुनियादी चिकित्सा कौशल और बुनियादी दवा बनाने के कौशल में 2 स्किल पॉइंट जोड़ दिए। अचानक उसे अपना सिर सूजता हुआ महसूस हुआ, मानो अनगिनत चीजें एक ही बार में उसके दिमाग में घुस गई हों, जैसे वे किसी भी पल उसकी खोपड़ी को फाड़ देंगी। दर्द बहुत तेज था। वह जमीन पर बैठ गया, अपना सिर पकड़े हुए। उसका चेहरा लाल हो गया था। खुशकिस्मती से यह एहसास जितनी जल्दी आया उतनी ही जल्दी चला भी गया और कुछ ही पलों के बाद वह सामान्य हो गया। हांफते हुए यश शर्मा जमीन पर बैठा जोर जोर से सांसें ले रहा था। जब उसकी सांसें थोड़ी शांत हुईं तो उसने अपना सिर हिलाया। अभी अभी उन 2 स्किल्स को सीखने के बाद न जाने कहां से बहुत सारा ज्ञान अचानक उसके दिमाग में घुस गया था और फट पड़ा था, जिससे वह लगभग बेहोश होने की कगार पर पहुंच गया था। यह क्या है? अचानक से ज्ञान मिल गया। अपने मन को शांत करके और ध्यान से देखने पर यश शर्मा ने पाया कि उसके दिमाग में व्यवस्थित ज्ञान के 2 सेट जुड़ गए थे। एक पारंपरिक चीनी चिकित्सा का सबसे बुनियादी नब्ज निदान तरीका था, जिसमें विस्तृत तरीके और चिकित्सा सिद्धांत शामिल थे। दूसरा जड़ी बूटियों की पहचान करने का ज्ञान था, जैसे उनकी उम्र, असर और गुणवत्ता में कैसे अंतर किया जाए। ये बुनियादी चिकित्सा कौशल और बुनियादी दवा बनाने के कौशल का सिर्फ एक हिस्सा होने चाहिए थे। चलो इसे आजमाते हैं। इस ज्ञान को सीखने के बाद यश शर्मा इसे आजमाने के लिए बेताब था।
वह फिलहाल नब्ज निदान के तरीके के साथ प्रयोग नहीं कर सकता था, लेकिन वह जड़ी बूटियों की पहचान को टेस्ट कर सकता था, क्योंकि उसके पास अभी भी लखनपुर कस्बे से खरीदी गई कुछ जड़ी बूटियां बाकी थीं जो उसके छोटे से घर में अलग अलग करके रखी गई थीं। अध्याय 36। रात में घने जंगलों में जाना काफ़ी हिम्मत का काम। वह छोटी कुटिया में गया, जड़ी बूटियां निकाली और अपने दिमाग में मौजूद ज्ञान से उनकी तुलना करके उनमें फ़र्क करना शुरू कर दिया। एंजेलिका साइनेंसिस, इसकी बनावट में लकड़ी का अंश कुछ ज़्यादा ही है, बहुत सूखी है, अच्छी नहीं है। एस्ट्रेगलिस की जड़, छिलका थोड़ा सख्त है, बीच में से खोखली है, अच्छी नहीं है। डेनिशिन, जड़ें पतली हैं, रंग फीका है, अच्छी नहीं है। इन सब को देखने के बाद यश शर्मा ने पाया कि उसने जो ज्ञान अभी अभी सीखा था उसके हिसाब से उसके द्वारा खरीदी गई चीनी जड़ी बूटियां खराब क्वालिटी की लग रही थीं। हालांकि उन्हें अभी भी दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अच्छी जड़ी बूटियों के मुकाबले इनकी ताकत बहुत कम थी। अगर वह अच्छी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करता तो एक खुराक असरदार हो सकती थी, लेकिन इन जड़ी बूटियों के साथ उसे कम से कम 3 खुराक की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा सभी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और चीनी दवा भी इससे अछूती नहीं है। इसलिए दवा तैयार करते समय सबसे अहम चीज़ अच्छी जड़ी बूटियाँ चुनना है। तो इसमें इतना गहरा ज्ञान छिपा है। डिंग टास्क, 7 दिनों के भीतर सफलतापूर्वक दवा की 10 खुराकें तैयार करें, कोई दोहराव नहीं। कोई दोहराव नहीं का क्या मतलब है? आज तक जो पहले ही तैयार की जा चुकी हैं। क्या होगा अगर मैं एक ही खुराक को 10 बार तैयार करूं? अपनी होशियारी मत दिखाओ। सिस्टम ने जवाब में बस यही 4 शब्द उगल दिए। धत्तेरे की। वह फिर से बिजी होने वाला था। 7 दिन, 10 खुराकें, ये बहुत ही कम समय था। यश शर्मा ने ज़रा सी भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। वह कमरे में गया और किताबें पलटने और ऑनलाइन सर्च करने लगा। जो ज्ञान अचानक उसके दिमाग में आ गया था उसके साथ मिलकर उसने दोपहर का समय 11 नुस्खे तय करने में लगा दिया। उसी समय उसने उन्हें तैयार करने के लिए ज़रूरी जड़ी बूटियों की एक लिस्ट बनाई जो कुल मिलाकर 57 तरह की थीं। और ये तब था जब कुछ जड़ी बूटियां कई नुस्खों में आम थीं, ये तो पहले से ही एक आसान वर्जन था। चीन में हज़ारों सालों से चली आ रही चीज़ें बहुत गहरी और विस्तृत हैं। एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में जो सीख और समझ सकता है वह सागर में एक बूंद के बराबर है। ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि कुछ लोग इसे बेकार जूतों की तरह समझते हैं। यश शर्मा की छोटी सी कुटिया में पहले से ही कुछ जड़ी बूटियां थीं जो नुस्खों में से एक का काढ़ा बनाने के लिए काफ़ी थीं। नुस्खे तय करने के बाद उसने जड़ी बूटियों को चुनना, तौलना, धोना, भिगोना और काढ़ा बनाना शुरू कर दिया। उसने बिना रुके काम किया, फिर भी वह सावधान और गंभीर था, वह ज़रा भी लापरवाही नहीं कर सकता था। एफेड्रा, कैसिया की टहनी, खुबानी की गुठली, मुलेठी की जड़। लगातार 3 बार कोशिश करने के बाद रात के 2 बजे जाकर यश शर्मा को आखिरकार कामयाबी मिली। एफेड्रा काढ़े की एक खुराक जो तीखी और गर्म होती है ताकि बाहरी ठंड को दूर किया जा सके। साफ सफाई करने और कुछ घंटे आराम करने के बाद आसमान पहले ही साफ होने लगा था। वह जल्दी उठा और काम में लग गया, जड़ी बूटी वाले खेत की देखभाल करने और उसे प्राचीन झरने के पानी से सींचने लगा। समय का अंदाज़ा लगाते हुए उसने घर पर फ़ोन किया। क्योंकि वह आज कस्बे में जाने की सोच रहा था और उसे जड़ी बूटी वाले खेत की चिंता थी, इसलिए उसने अपने परिवार को बताया और अपनी मां को आकर इसकी देखभाल करने को कहा। सुषमा शर्मा के पहाड़ पर पहुंचने के बाद यश शर्मा ने अपनी मां को कुछ हिदायतें दी और फिर जल्दी से पहाड़ से उतरकर अपनी बाइक से कस्बे की ओर निकल पड़ा। धीरे चलो शैतान लड़के, तुम इतना क्यों घबराए हुए हो? नौजवान, तुम फिर आ गए। यश शर्मा को देखकर दवा बेचने वाला आदमी हैरान रह गया। इस बार तुम कौन सी जड़ी बूटियां खरीद रहे हो? ये लीजिए, ये रही लिस्ट। यश शर्मा ने मुस्कुराते हुए जड़ी बूटियों की लिस्ट पकड़ा दी। इतनी सारी? आदमी हैरान रह गया। आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, कृपया थोड़ी देर इंतज़ार करें। क्या मैं अंदर जाकर देख सकता हूँ? यश शर्मा ने पूछा, क्योंकि वो चीनी जड़ी बूटियाँ एक अलग जगह पर रखी हुई थीं और वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर सीखना चाहता था। हाँ ज़रूर, अंदर आ जाओ। उस अधेड़ उम्र के आदमी के पीछे पीछे यश शर्मा उस जगह पर पहुंच गया जहां चीनी जड़ी बूटियां रखी गई थीं। यह एक काफ़ी बड़ा खाली कमरा था जिसमें दर्जनों अलमारियां थीं। उन पर अलग अलग जड़ी बूटियों के बक्से रखे हुए थे और लोहे की सभी अलमारियों पर लेबल लगे हुए थे जिससे उन्हें ढूंढना आसान हो गया था। इस खेती वाले जिनसेंग की उम्र काफ़ी नहीं है। इस गैनोडर्मा मशरूम का रंग भूरा सफ़ेद है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। ये सोलोमन सील मेरी उगाई गई फसल से बहुत ही खराब है। चलते चलते यश शर्मा सिस्टम द्वारा सिखाए गए ज्ञान के हिसाब से गोदाम में रखी जड़ी बूटियों का मूल्यांकन करने लगा। घूमने के बाद उसने पाया कि अंदर रखी सभी जड़ी बूटियां खराब क्वालिटी की थीं। असल में खेती करके उगाई गई जड़ी बूटियों की क्वालिटी भी अलग अलग होती है। कुछ जगहें जड़ी बूटियों को जंगली हालत में उगाने की पूरी कोशिश करती हैं, जैसे खुले में खेती करना।
हालांकि इस तरह की खेती की पैदावार कम होती है, लेकिन जड़ी बूटियों की क्वालिटी बेहतर होती है। यहाँ रखी गई सभी जड़ी बूटियाँ भारी मात्रा में उगाई गई थीं, पैदावार ज़्यादा थी, लागत कम थी, लेकिन क्वालिटी भी खराब थी। उस आदमी को यश शर्मा की ज़रूरत की जड़ी बूटियाँ तैयार करने में लगभग पूरे 2 घंटे लग गए, जिन्हें उसने 2 पूरी बोरियों में भर दिया। आपको तकलीफ देने के लिए माफ़ी चाहूँगा, यश शर्मा ने पैसे देने के बाद कहा। यह मेरा फ़ोन नंबर है। अगली बार जब तुम दवा खरीदने आओ तो सीधे मुझे ही फ़ोन कर लेना। उस आदमी ने आखिरकार यश शर्मा को अपना संपर्क सूत्र दे ही दिया। कुछ मुलाकातों के बाद उन्हें आधे पहचान वाले लोग माना जा सकता था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। यश शर्मा ने उस आदमी द्वारा दिया गया संपर्क नंबर लिया, खरीदी गई चीनी जड़ी बूटियों को वापस घर लाया और उन्हें पहाड़ तक ले जाने की मुसीबत उठाई। यश बेटे, ये सब क्या खरीद लाए हो तुम? सुषमा शर्मा ने देखा कि उनका पसीने से लथपथ बेटा जड़ी बूटियों की 2 बड़ी बोरियां पहाड़ पर ला रहा था। चीनी जड़ी बूटियां, क्या तुम फिर से काढ़ा बनाने की सोच रहे हो? सुषमा शर्मा ने पूछा। हाँ, यश शर्मा ने जवाब दिया। इसे मुझ पर छोड़ दें, आप वापस जाकर आराम करें। खाना खाने के लिए घर आना मत भूलना। समझ गया। सुषमा शर्मा के जाने के बाद यश शर्मा ने अपना भारी काम शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खरीदी गई जड़ी बूटियों को छांटा और अलग किया, फिर नुस्खे के लिए ज़रूरी जड़ी बूटियों को चुना और अंत में काढ़ा बनाने की प्रक्रिया शुरू की। चीनी दवा का काढ़ा बनाना अपने आप में एक थकाऊ प्रक्रिया है, और यह सिर्फ दवा को उबलने के लिए रखकर भूल जाने की बात नहीं है। किसी को आग की लपटों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। हालांकि यश शर्मा के पास अब 100 जड़ी बूटी वाला बर्तन जैसा खजाना था, लेकिन उसने फिर भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और लगातार आग को कंट्रोल करता रहा। असल में जब उसने पहली बार दवा का काढ़ा बनाना शुरू किया तो यश शर्मा को भी यह उबाऊ और थकाऊ लगा, बस टास्क पूरा करने के लिए ही काढ़ा बनाना। लेकिन धीरे धीरे उसे इसमें कुछ मज़ा आने लगा। शायद इसका उसके अपने स्वभाव से कुछ लेना देना था। उसे हमेशा से शांति पसंद थी और चीज़ों का अध्ययन करने में मज़ा आता था, और चीनी दवा का काढ़ा बनाने में काफ़ी सारा ज्ञान शामिल था। यहाँ तक कि उसने अपनी कुछ समझ भी लिख कर रख ली थी। उस रात उसने चीनी दवा की एक और खुराक का काढ़ा सफलतापूर्वक बना लिया। इस दवा का असर भी उसी एफेड्रा काढ़े जैसा ही था जिसका उसने पिछली रात काढ़ा बनाया था। ये भी तीखा था और बाहरी ठंड को दूर करने के लिए गर्म था, लेकिन फॉर्मूला अलग था। उफ, यश शर्मा ने राहत की सांस ली और दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। अभी रात के 8 ही बजे थे और समय अभी भी काफ़ी था। वह पूरी तरह से दवा की एक और खुराक का काढ़ा बना सकता था। हालांकि उसने अपना सामान समेटा, अच्छे से आराम करने, अपनी ऊर्जा वापस पाने और दिन के समय दवा का काढ़ा बनाने पर अपना ध्यान लगाने की सोची। दिन भर की थकान के बाद यश शर्मा लेटते ही सो गया। आधी रात में बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आए और वह तुरंत बिस्तर से उठ बैठा। उसने जल्दी से कपड़े पहने, अपनी टॉर्च उठाई, दीवार के सहारे रखी छोटी लाठी पकड़ी, दरवाज़ा खोला और बाहर भाग गया। उसने देखा कि एक परछाई पहले ही 10 मीटर दूर थी। यश शर्मा ने कुछ दूर तक पीछा किया और फिर रुक गया। वह इंसान असल में गांव में दाखिल नहीं हुआ बल्कि दक्षिण पहाड़ी की गहराइयों में चला गया। शेरू, वापस आ जाओ, उसने आवाज़ दी और शेरू लंगड़ाते हुए वापस आ गया। ये लोकल कुत्ता सच में वफादार था। तुम काफ़ी तेज़ भागे। आधी रात को कोई शर्मनाक काम करने के बाद और घने जंगलों में जाने की हिम्मत करने वाले, क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता?